तो दर्शकों, ये बात हुई देश भर में बढ़ते रेलवे के उन तमाम बड़े उपकरणों और बड़े उन कामों की जिनका पूरा देश फायदा उठाएगा। और अब आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी करेंगे। दरअसल एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कई मुद्दों पर, कई विषयों पर बहुत युद्धस्तर के साथ काम कर रही है, तो वहीं 27 की रणनीति बनाते बनाते अखिलेश यादव बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। तो बीजेपी ने भी अखिलेश यादव को उनका कार्यकाल यानी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का पूरा काला चिट्ठा गिना दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कठोर फैसलों के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो माफिया गुंडे पर एक्शन हो या अतिक्रमण पर कार्रवाई। बाबा का बुलडोजर जब गरजता है तो अपराधी थर-थर कांपने लगते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सख्त मुख्यमंत्री योगी का एकमात्र लक्ष्य है यूपी में शांति और विकास। दंगे फसाद हैं तो विकास नहीं हो सकता, सुशासन नहीं आ सकता है। इसकी पहली शर्त है सुरक्षा और कानून का राज। कानून का हम पालन करें, कानून हमें संरक्षण देगा। यूपी में योगी जहां अपने काम को लेकर प्रतिबद्ध हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव योगी सरकार पर कटाक्ष करते नजर आते हैं। ताजा बयान अखिलेश ने अपनी पार्टी की बैठक में दिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जनता की नहीं सुनना चाहती। प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सत्ता में विराजमान योगी नहीं है। बीजेपी में माफियाओं की भरमार है। बीजेपी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी है। भले ही समाजवादी पार्टी की बैठक 27 के एजेंडे पर होनी थी, लेकिन वहां भी अखिलेश के दिलो दिमाग पर योगी छाए थे। अखिलेश ने सवाल उठाए तो बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश को आईना दिखाया, बताया कि समाजवादी पार्टी के राज में कितने बुरे हालात थे। उत्तर प्रदेश के जन जन को ये याद है कि 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार हो, गुंडा राज हो, माफिया राज हो, हर वो राज जिससे जनता मुश्किल में आई, त्राही के, इसीलिए 5 साल के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाई। और योगी आदित्यनाथ एक सच्चे देश सेवक है, एक सच्चे संत है। चोर और भ्रष्टाचारी को हर कोई चोर ही नजर आता है। हार की बौखलाहट के नाते, सत्ता से दूर जाने के नाते आज अखिलेश यादव मानसिक रूप से विकृत हो गए। आरोप लगाने वाली सपा शायद ये भूल गए कि उनके राज में यूपी का हाल क्या था। योगी बार बार सपा को गुंडों और माफियाओं की पार्टी बता चुके हैं। समाजवादी पार्टी पर माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। अखिलेश इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं देते, लेकिन योगी आदित्यनाथ जवाब भी देते हैं और पलटवार भी करते हैं। मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। एक धर्म और वह राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। उस मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। अखिलेश लाख आरोप लगा ले, सवाल उठा ले, लेकिन योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य 2027 का है और 27 का रण योगी अपने कर्म से जीतेंगे, ये दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और गुड मॉर्निंग भारत में बात भोपाल गैस कांड की करेंगे। दरअसल भोपाल गैस कांड को सालों बीत चुके हैं, लेकिन उसका दंश वहां के लोगों के लिए अभी भी नासूर बनकर उनको तकलीफ दे रहा है। दरअसल भोपाल गैस कांड में जिस फैक्ट्री को जलाने का विषय इस वक्त सरकार उठा रही है, उस विषय पर वहां के स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध प्रदर्शन अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आ धमका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिसंबर 1984 की रात 8:30 बजे भोपाल की हवा में जहर खुला। 3 दिसंबर को जहरीली हवा जानलेवा हो गई। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। गैस के लीक होने की वजह थी टैंकर नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बना और वो खुला। फिर इससे निकली जहरीली गैस जिसने हजारों की जान ले ली, लाखों को विकलांग बना दिया। सैकड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए।
और अब भोपाल से 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा जलाया जाना है। जहरीले कचरे को लेकर लोगों में नाराजगी है। जिस नाम की कंपनी में कचरा रखा है वहां एक कंटेनर कम दिखने से तारापुर गांव के लोग आक्रोशित हो गए, पथराव कर दिया। बड़ी संख्या में भीड़ ने कंपनी के गेट के सामने नारेबाजी की और पत्थर फेंकने शुरू किए। जहरीले कचरे का इतना विरोध क्यों हो रहा है? रिपब्लिक भारत ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। बगल में जो रसायन जलता है उससे क्या आपको बीमारी की चपेट में लिया? आपको कोई दिक्कत होती है क्या? हाँ, ये खुजली होती है, सांस की बीमारी होती है। कब से आप रह रहे हैं यहाँ? हम बहुत दिन से रह रहे हैं। हम सांस की तकलीफ होती है। आपको भी? किस वजह से होती है सांस की प्रॉब्लम? ये कचरे की वजह से है। तार खाद खुजली बहुत ज्यादा हो जाती है इसमें। अच्छा। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है इससे। डॉक्टर को जब आप बताते होंगे इसके बारे में तो वो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं आपको यहाँ से गंदगी के कारण हो रहा है, ये आपका प्रदूषण यहाँ पे है जो गंद हो रहा है, इसके कारण हो रहा है सब। कचरे को लेकर दहशत इतनी है कि लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। परिवार के लोग हैं जो यहाँ की फैक्ट्री में काम करते थे, वो अपना घर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। कोई इंदौर गया है, कोई खंडवा गया है, कोई अपने गांव चला गया। फिलहाल ये आप घर में ताला देख रहे हैं। इस घर में जो लोग रहते थे वो जब जहरीला कचरा राम की फैक्ट्री में आया, यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा, उसके बाद से ये लोग अपने घर में ताला डालकर यहाँ से किराए में चूंकि रहते थे, लेकिन यहाँ से वो चले गए हैं। हालांकि प्रशासन लोगों को सुरक्षा का भरोसा दे रहा है। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी तो उसके लिए इन लोगों को दिखाए गए हैं कि सभी कंटेनर भी यथास्थिति जैसे हैं वैसे खड़े हुए। तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो एसडीएम के साथ राम की फैक्ट्री के अंदर गए थे और इन सब ने ये देखा है कि जो कंटेनर जैसे आए थे उसी तरह सील लगी हुई है और जो भी अफवाह इस तरह की फैल रही है कि इन कंटेनरों से कचरा निकाला गया है वो गलत है। लोग इन भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दें। पीथमपुर से यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। याचिका में कचरे को पीथमपुरा में जलाने पर रोक लगाने की मांग की गई। कहा गया कि पीथमपुर के लोगों से सलाह नहीं ली गई। अब याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और अब बात कासगंज हिंसा और चंदन हत्याकांड से जुड़ी अहम जानकारी की करेंगे। दरअसल इस पूरे मामले में जो यहां की कोर्ट है उसने 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन एनआईए कोर्ट में जो एक रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट को लेकर अब बड़ी डिबेट छिड़ गई है। दरअसल इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन 28 दोषियों को सजा दी गई है उन दोषियों को बचाने के लिए जबरदस्त विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया है। जी हां दर्शकों, विदेशी फंडिंग। पूरी खबर विस्तृत इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यूपी के कासगंज में हुए चंदन हत्याकांड के बाद हुई हिंसा में आरोपियों को विदेशी और भारतीय एनजीओ के जरिए फंडिंग का खुलासा हुआ है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए न्यूयॉर्क, लंदन और भारत से संचालित एनजीओ ने आरोपियों की फंडिंग की, इसका खुलासा किया है। कोर्ट ने आरोपियों को हुए फंडिंग के स्रोत और उद्देश्य पर सवाल खड़े करते हुए जांच की सिफारिश की है। कोर्ट ऑर्डर के पेज संख्या 124 के बिंदु 186-87 पर अगर गौर करें तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट की ओर से फैसले में दी गई जानकारी के मुताबिक देश विदेश के 7 एनजीओ ऐसे हैं जिन पर आरोपियों की मदद करने को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिसमें से न्यूयॉर्क की अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, वॉशिंगटन से चलने वाली संस्था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और लंदन से संचालित साउथ एशिया सॉलिडिटरी ग्रुप ने फंडिंग की थी। इतना ही नहीं, स्पेशल कोर्ट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत से भी कुछ संचालित एनजीओ ऐसे हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिसमें मुंबई से संचालित सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, नई दिल्ली की एनजीओ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और लखनऊ से संचालित रिहाई मंच का नाम शामिल है। तो वही विदेशी फंडिंग को लेकर चंदन के माता पिता ने भी सवाल खड़े किए हैं। चंदन का परिवार भी हैरान था कि इतना पैसा इन लोगों के पास कहां से आया है। आरोपियों की तरफ से 17 से 18 वकील कोर्ट में मौजूद रहते थे। आरोपियों के वकीलों को देखकर लगता था कि चंदन को न्याय मिल पाएगा या नहीं, इस पर संशय है। जो लड़ाई जो हमने 7 साल की लड़ी, पिता और बेटा जो लोग भागते थे और वहाँ की वकालत की जो चीजें हमें सुनाई जाती, आके बताई जाती, तो बहुत पीड़ा होती थी, क्योंकि वो बहुत पैसे वैसे खर्च करते थे। हमारे क्या है 10-20 हजार 50 हजार का बड़ी
मुश्किल से इकट्ठे करके कर पाते थे, वकीलों को दे पाते। और 1-2 वकील हमारे सरकारी थे।